कल्पना कीजिए एक ऐसे भूभाग की जो अगर आज एक स्वतंत्र देश होता ना तो वो ब्राजील और ब्रिटेन जैसे देशों को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे आबादी वाला देश बन जाता। बिल्कुल काव्या, और इस बात से ही अंदाजा लग जाता है कि इस क्षेत्र को समझना कितना जरूरी है। हाँ, वही पूछती थी कि यूपी को समझना किसी एक आम राज्य जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो यूरोप के कई बड़े देशों को एक साथ मिलाने जैसा है। इसकी विशालता बहुत चौंकाने वाली है। बहुत अच्छी नॉलेज थी तुम्हारी काव्या, और यही विशालता हमारी आज की चर्चा को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। हम ये समझेंगे कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं आज की आधुनिक तकनीक के साथ मिलकर राज्य को चला रही हैं। तो चलो कैलाश सर, इस विशाल मशीनरी के सबसे पहले हिस्से यानी इसके प्रशासनिक ढांचे से ही शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े भूभाग को चलाया कैसे जाता है। चलो अब हम अपनी पहली स्लाइड पर आते हैं काव्या। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D पिलर्स बने हैं ना, वो राज्य की पॉलिटिकल ग्रेविटी यानी राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण को दिखाते हैं। ये एक बाइकैमरल यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अच्छा, मतलब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है यहाँ? सही पकड़ा। जब 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करना हो तो कानून बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर जरूरी होती है। इन 3D पिलर्स में देखो, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें दिखाई गई हैं। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें भी हैं। ये तो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र हुआ ना सर? बिल्कुल, पर प्रशासन की असली चुनौती ग्राउंड लेवल पर होती है। इसीलिए राज्य को 75 जिलों और 18 मंडलों में बांटा गया है। जैसे इस मैप में देखो, मेरठ मंडल सबसे बड़ा है जिसमें 6 जिले आते हैं। पर कैलाश सर, इस स्लाइड पर मुझे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। ये पंचायती राज के 3D पिरामिड वाले हिस्से पर बना हुआ है। हाँ काव्या, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी फैक्ट है। इसे ध्यान से सुनना। 1992 का 73वां संविधान संशोधन, इसके तहत 3 टियर व्यवस्था बनाई गई। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और सबसे नीचे ग्राम पंचायत। साथ ही 17 नगर निगम भी हैं। और इसमें महिलाओं और SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण भी तो है ना सर? बिल्कुल। और एक और फैक्ट याद रखना भाषा के बारे में। 1951 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और 1989 में उर्दू दूसरी राजभाषा बनी। ये तो सच में बहुत डीपली कनेक्टेड सिस्टम है। पर सर, मेरा एक डाउट है। कागजों पर तो 75 जिले और ये 3 टियर पंचायती राज बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन क्या सिर्फ एक भारी भरकम ढांचा बना देने से विकास हो जाता है? इसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है आखिर? बहुत ही शानदार सवाल पूछा है काव्या तुमने। बिना मजबूत इकोनॉमी के ये ढांचा एक दिन नहीं चल सकता। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये नीति आयोग का 2022-23 का फिस्कल डेटा है। अरे वाह, इसमें तो पूरा एक 3D पाई चार्ट बना हुआ है इकोनॉमी का। हाँ, सबसे पहले हेडलाइन फैक्ट देखो। भारत की जीडीपी में यूपी की हिस्सेदारी अब 8.4% हो गई है। पर कैलाश सर, इस स्लाइड में रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स एक ऐसी टर्म पर है जो मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है। यहाँ लिखा है 2.4% का राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस। इसे बेहतरीन प्रदर्शन क्यों कहा गया है? देखो काव्या, रेवेन्यू सरप्लस का सीधा सा मतलब यह है कि सरकार अपने रोजमर्रा के सारे खर्च जैसे सैलरी और पेंशन निकालने के बाद भी अपनी कमाई का 2.4% हिस्सा बचा पा रही है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम आंकड़ा है। अच्छा, मतलब उनके पास विकास कार्यों के लिए एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है। ये तो सच में पॉजिटिव बात है। लेकिन यहाँ फिस्कल डेफिसिट 3.6% और ऋण यानी डेट GDP अनुपात 30.7% भी लिखा है। ये थोड़ा डरावना नहीं है सर? सुनने में लगता है काव्या, पर इकोनॉमी में इसे ऐसे समझो कि अगर आपकी कमाई लगातार बढ़ रही है तो नए हाईवे या एयरपोर्ट बनाने के लिए लिया गया 30.7% का लोन मैनेज किया जा सकता है। समझ गई सर। और यहाँ इस 3D पाई चार्ट को देखकर तो मुझे एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट मिल रहा है। मतलब हम हमेशा सोचते थे कि यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है, पर यहाँ तो सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर का है, 46.2%। बिल्कुल सही काव्या, और ये एग्जाम के लिए एक ट्रैप हो सकता है। लोग अक्सर कृषि पर टिक कर आते हैं, पर अब सर्विस सेक्टर सबसे आगे है, जिसकी ग्रोथ 8.5% रही है। उद्योग यानी इंडस्ट्री 27.9% पर है और कृषि 25.9% पर आ गई है। वैसे 25.9% भी तो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा ही है ना सर?
राष्ट्रीय औसत तो 19.7% है शायद। हाँ, इसका मतलब कृषि कम नहीं हुई है, बल्कि सर्विस और इंडस्ट्री ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। ये तो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन कैलाश सर, सर्विस सेक्टर भले ही बड़ा हो, मुझे लगता है राज्य की असली आत्मा उसके लोकल उद्योगों में बसती है। सही दिशा में सोच रही हो काव्या। चलो अब इससे जुड़ी अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ देखो, इन 3D पेडेस्टल्स पर कुछ खास उत्पाद रखे हुए हैं। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना को दर्शाते हैं। हाँ, यहाँ भादुई वाले पेडिस्टल पर कारपेट दिख रहा है। बिल्कुल, भादुई का हैंडमेड कारपेट उद्योग एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब बन चुका है। और यहाँ ध्यान देना, सरकार इन्हें 10 से 15% की सब्सिडी दे रही है ताकि ये ग्लोबल मार्केट में टिक सकें। वेट, 10 से 15% सब्सिडी, ये तो काफी बड़ा पुश है। पर सर, यहाँ रेड एग्जाम अलॉट बॉक्स मुरादाबाद और फिरोजाबाद वाले हिस्से पर क्यों है? ये बहुत मजेदार फैक्ट है कविया, इसीलिए रेड बॉक्स में है। मुरादाबाद की पितल के बर्तनों और कलाकृतियों की मांग राम मंदिर निर्माण के बाद से अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये घरेलू आयोजनों का असर है। अरे वाह, एक शहर का इवेंट दूसरे शहर की इकोनॉमी बढ़ा रहा है। और फिरोजाबाद की चूड़ियों वाले हिस्से में क्या लिखा है सर? फिरोजाबाद, जिसे सुहाग नगरी भी कहते हैं, वहाँ के कांच उद्योग पर सीधा असर पड़ता है US टैरिफ्स का। यानी अमेरिका अगर अपने आयात कर बढ़ाता है तो फिरोजाबाद की फैक्ट्री में असर दिखता है। ये सच में दिमाग चकराने वाली बात है कैलाश सर। वॉशिंगटन DC का एक पेपर साइन होना फिरोजाबाद की इकोनॉमी हिला सकता है। ग्लोबल इंटरकनेक्टिविटी अपने लेवल पर है, बिल्कुल। पर इन सारे प्रोडक्ट्स को इधर से उधर ले जाने के लिए रास्ते भी तो चाहिए। सही पकड़ा काव्या, उद्योग वहीं बसते हैं जहां पानी और रास्ते होते हैं। चलो अगली स्लाइड पर आते हैं, जो राज्य की जीवन रेखाओं यानी नदियों के बारे में है। इस स्लाइड का 3D क्लासिफिकेशन देखो। अच्छा, यहाँ नदियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हिमालयी नदियाँ, जिसमें गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा या सरयू आती हैं। दूसरा है मैदानी झीलों से निकलने वाली नदियाँ, जैसे फुलहार झील से घूमती निकल रही है। और तीसरा है पठारी नदियाँ, चंबल, बेतवा जैसी। एकदम सही पढ़ा तुमने। अब इस स्लाइड के सबसे अहम हिस्से पर आओ, जहां गंगा का सफर दिखाया गया है। ये राज्य की सबसे लंबी नदी है। सर, यहाँ एक रेड एग्जाम अलॉट बॉक्स फिर से दिख रहा है। गंगा नदी की लंबाई के ऊपर टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर लिखी है। और एग्जाम के लिए जो सबसे अहम फैक्ट है वो ये कि सिर्फ यूपी के अंदर इसका सफर 1450 किलोमीटर का है। ये बिजनौर से राज्य में घुसती है और बलिया से बाहर निकलने तक 27 जिलों से होकर गुजरती है। ये 27 जिले वाला फैक्ट याद रखना। बिजनौर से बलिया 27 जिले, याद रहेगा सर। और ये जो ट्रांसपेरेंट पाइप वाला 3D संगम मैप है ना, ये बहुत क्लियर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम दिख रहा है। साथ ही केथी, वाराणसी में गंगा और गोमती मिलती हैं, और यूपी से बाहर छपरा बिहार में गंगा और घाघरा का संगम होता है। नदियाँ पुराने जमाने के इकोनॉमिक हाईवे जैसी थी, है ना सर? जैसे कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज गंगा के किनारे बसे हैं। आगरा, मथुरा यमुना के किनारे और लखनऊ गोमती के किनारे। अयोध्या सरयू और गोरखपुर राप्ती पर। बिल्कुल, सारे उद्योग और शहर इन्हीं नदियों के आसपास विकसित हुए हैं। लेकिन कैलाश सबीने एकदम थे यहाँ पर। एक्सप्रेसवेज बन गए, नदियाँ भी हैं, सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा है। पर क्या इसका फायदा आम इंसान तक पहुँच रहा है सच में? ग्राउंड लेवल पर सामाजिक स्थिति क्या है? ये सबसे बेसिक और जरूरी सवाल है काव्या। बिना मानव संसाधन के सब बेकार हैं। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं काव्या, जहां सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ई-गवर्नेंस का डेटा है। हाँ, यहाँ दिख रहा है कि पेयजल यानी पानी 99.2% तक पहुँच गया है, जो राष्ट्रीय औसत से अच्छा है। बिजली 89.8% और स्वच्छता 66.9% है। ये तो अच्छा इम्प्रूवमेंट है। पर काव्या, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ भी एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। 2011 की जनगणना के साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट पर। ओह हाँ, 67.7%। मतलब एजुकेशन के मामले में अभी काफी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। सिर्फ बिजली पानी से तो राज्य विकसित नहीं बनेगा ना सर? सही कहा। और इसीलिए सिस्टम की इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ई-गवर्नेंस पर जोर दिया जा रहा है। इस स्लाइड में डिजिटल खतौनी वाला पॉइंट देखो। हाँ, ये लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन की बात हो रही है क्या? इससे क्या फायदा होता है सर? काव्या, यूपी जैसे राज्य में जमीन के कागजों में हेराफेरी होना करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा था। डिजिटल खतौनी से सारे लैंड रिकॉर्ड्स को सर्वर पर सिक्योर कर दिया गया है।
अब कोई बिचौलिया या क्लर्क आसानी से जमीन के मालिकाना हक में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये तो सीधा करप्शन पे वार है। और यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट की भी बात है, जहाँ सिंगल विंडो सिस्टम से प्रमाण पत्र बन रहे हैं, और IGRS, जहाँ आम आदमी सीधे CM ऑफिस में शिकायत कर सकता है। और ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो इन सबको ट्रांसपेरेंट बनाने का काम कर रहा है। ये तकनीकी है जो आम आदमी को ताकत दे रही है। सच में सर, ये एक तरह से प्रशासन का लोकतंत्रीकरण लग रहा है। पर सर, इन सब चीजों का, इस मैसिव एडमिनिस्ट्रेशन और नई तकनीक का सबसे बड़ा टेस्ट कहाँ होगा? इसका जवाब हमारी आखिरी स्लाइड में छुपा है काव्या। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। इस पूरी मशीनरी का असली इम्तिहान होगा प्रयागराज महाकुंभ 2025 में। अरे वाह! पर सर, महाकुंभ तो एक धार्मिक आयोजन है, इसका प्रशासन से क्या लेना देना? महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ और लॉजिस्टिक्स का लाइव प्रोजेक्ट है। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल से मिलते हैं, पर 2025 का कुंभ AI और मॉडर्न टेक का डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में लिखा है कि 200 से ज्यादा ड्रोन सर्वेलेंस करेंगे और GIS मैपिंग से रियल टाइम जानकारी मिलेगी। मतलब 7वीं सदी की परंपरा और आज का AI, क्या कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल। और सिर्फ तकनीक नहीं, इकोनॉमी का पॉइंट देखो। इस एक आयोजन से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आने का अनुमान है। बाप रे, 1.5 लाख करोड़! ये तो कुछ छोटे देशों की GDP के बराबर हो गया सर। और इको फ्रेंडली टॉयलेट्स और बायोडिग्रेडेबल बर्तनों का यूज भी होगा लिखा है। हाँ, और स्वास्थ्य के लिए संचारी रोगों को रोकने को एक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। ये सब दर्शाता है कि राज्य अब प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहा है। तो कैलाश सर, आज के इस डीप डाइव में हमने बहुत ही डीपली नोट्स को समझा है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सबके लिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में बैठ जाएं। जरूर काव्या। तो सबसे पहले हमने देखा 403 विधानसभा और 80 लोकसभा सीटों वाला बाइकैमरल ढांचा, जिसे 75 जिलों और 18 मंडलों में बांटा गया है। फिर हमने इकोनॉमी देखी, जहां सर्विस सेक्टर 46.2% के साथ सबसे आगे है और राज्य का रेवेन्यू सरप्लस 2.4% है। ODOP में हमने भदोही के कारपेट और मुरादाबाद के पित्तल उद्योग के ग्लोबल कनेक्शन समझे। और उसके बाद हमने नदियों को देखा, जहां गंगा 1450 किलोमीटर का सफर तय करके 27 जिलों से गुजरती है। और अंत में 1.5 लाख करोड़ और AI ड्रोन मैपिंग वाला महाकुंभ 2025। बिल्कुल सर, पर चर्चा खत्म करने से पहले मैं इस डीप डाइव को सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जिस पैमाने पर यूपी महाकुंभ 2025 में AI, ड्रोन्स और GIS का इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये आने वाले कल में दुनिया भर के मेगा इवेंट्स के लिए एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट नहीं बन सकता? सोचने वाली बात है काव्या। क्या पता पेरिस ओलंपिक्स या अगले फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड इसी आयोजन से तय हो। सही में, इस बारे में जरूर सोचिएगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही कैलाश सर।